दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गजराज ने सीमा को निकलसन का धमकी भरा पत्र पूरा पढ़कर सुनाया। शाम के 4 बज रहे थे। सूर्य की रश्मियां हर तरफ बिखरी हुई थी। जहां इस वक्त वे बैठे थे वहां से चारों तरफ दृष्टि के अंतिम छोर तक हरियाली ही हरियाली बिखरी पड़ी थी। दूर दूर तक फैली हरी भरी वो जगह गुलमार्ग के गोल्फ के मैदान जैसी थी। हरी घास सूर्य की रश्मियों के कारण चमचमा रही थी। हरियाली से भरे आकाश को चूमते से नजर आने वाले पहाड़ों से घिरे नीचे नीचे इस मैदान के बीचों बीच उन्होंने एक बेडशीट बिछा ली थी। थर्मस से चाय और एयरबैग से निकालकर अभी अभी लंच जैसा ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। मैदान के दाईं तरफ वो जगह थी जिसे कैमिल फॉल के नाम से पुकारा जाता था। बहुत ही ऊंचा पहाड़ था वो। ध्यान से देखने पर पहाड़ ऊंट के आकार की नजर आता था, जैसे कोई विशालतम ऊंट अपना मुंह फाड़े खड़ा हो और उसके खुले हुए मुंह से खंगालते हुए स्वच्छ पानी की मोटी धार निकल रही हो। पानी की धार ऊंट के मुंह से कोई 50 गज नीचे एक अन्य पत्थर पर गिर रही थी। इस पत्थर पर गिरता हुआ पानी निरंतर पूरी घाटी को भयानक आवाज के साथ गरजाए रखता था। आवाज के साथ ही पानी पत्थर पर गिरने के बाद चारों तरफ छितरा जाता और फिर पानी की बहुत सी धाराएं विभिन्न स्थानों पर गुजरकर 100 गज नीचे मिल जाती। यहां से यह पानी लिद्दर नदी में बह जाता था। हालांकि कैमिल फॉल मैदान में इतना ज्यादा ऊपर है कि वहां पर से देखने पर फॉल बहुत छोटा नजर आता है, परंतु मैदान ही एक ऐसी पहाड़ी भी है जहां हमेशा वर्षा भी होती रहती है। यानी ऊंट के मुंह से निकलकर जलधारा जब पत्थर से टकराती है तो छितराए पानी की फुहारें उस छोटी सी पहाड़ी तक पहुंचती है। पहाड़ी पर खड़े होकर फुहारों में भीगने पर उनका अलग ही आनंद है। मगर उपरोक्त संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य न सीमा को लुभा रहा था न ही गजराज को। सीमा दहशत के कारण बेहाल थी तो गजराज इस उलझन के कारण कि अपनी योजना में सफल होगा या नहीं। यहाँ पहुंचे उन्होंने 1 घंटा गुजार दिया। वो स्वयं थक गया और कल्पना कर सकता कि सीमा उससे कहीं ज्यादा ही थक गई होगी। नाश्ते के बर्तन खाली और एयरबैग में रखते हुए गजराज ने कहा, अब यहां से उठो सीमा। बैठे रहो राज, उठने का मन नहीं है, सीमा ने कहा। जब यहाँ आ ही गए हैं तो उस पहाड़ी पर चलकर फुहारों का आनंद भी जरूर लेंगे, गजराज ने कहा। क्या तुम्हें ऐसे हालातों में फुहारों का आनंद लेने की बात सूझ रही है राज? सीमा ने एकदम से बोला। गजराज के होठों पर फीकी मुस्कान उभर आई। बड़ा ही जबरदस्त अभिनेता था वो और बोल पड़ा, सूझ तो कुछ नहीं रहा है डार्लिंग, मगर किसी एक स्थान पर यूं खाली बैठ जाने से दिमाग ज्यादा परेशान होगा। उस पहाड़ी पर जाने का टारगेट हमारा कुछ समय गुजार देगा, शायद मन भी बहल जाए और हो सकता है कि इस बीच कहीं से अगर प्रकट हो निकलसन और उसे साथी वे हमें काम की बात बता दे। सीमा ने कोई खास प्रतिरोध नहीं किया। बेडशीट उठाकर उन्होंने बैग में डाली और फिर हाथ में हाथ डाले उस पहाड़ी की तरफ बढ़ चल गए। पहाड़ी की चढ़ाई एकदम खड़ी और टिपिकल नहीं थी। वे धीरे धीरे आसानी से बात करते करते चढ़ते चले गए और पहाड़ी के पूरे ऊपर छोर पर पहुंचते ही वो दोनों चौंक पड़े। पहाड़ी के दूसरी तरफ यानी ढलान की समाप्ति पर उन्होंने एक डेरा नजर आ रहा था। यही डेरा तो उनके चौंकने की वजह था। सीमा अचानक ही उत्साहित होकर चीख पड़ी, वहां कोई है राज, वहां कोई है। ऐसा ही लगता है, कहने को गजराज कह तो गया, मगर हकीकत यह कि अंदर ही अंदर वह बुरी तरह से दहल कर रह गया था। वहां डेरे की मौजूदगी सचमुच इस बात का घोतक थी कि उसमें कोई रह रहा हो। उसके साथियों के अलावा यहाँ भी कोई और भी था। सारी योजना को रेत के महल की तरह बिखेर देने के लिए यह एकमात्र काफी वजह थी। योजना बनाते समय कम से कम इस स्थान पर उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना नहीं की थी। यह कौन हो सकता है यहाँ? इस वीराने में वो कर क्या रहा है? इस किस्म के ढेर सारे सवालों ने गजराज की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया था। अपने ही विचारों में इस कदर गुम हो गया कि बहुत नजदीक खड़ी सीमा की आवाज तक नहीं सुन पा रहा था। जब सीमा ने उसके दोनों कंधे पकड़कर झकझोरा तब वो एकदम से चौंक पड़ा और उसे को कह रही थी, राज, कहाँ खो गए हो तुम? हाँ सीमा, वो हड़बड़ाया। क्या क्या हो गया तुम्हें? सीमा ने कहा, कुछ नहीं। गजराज एकदम अपने आपे में आकर बोला, तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? देखो वो डेरा है, अगर यहाँ रहने वालों का सहारा मिल जाए तो हम पर से उन जालिमों की पकड़ कुछ कम हो सकती है। अरे तुम एकदम से ऐसे इतने नर्वस नजर क्यों आने लगे हो? राज, तुम्हारे चेहरे पर ढेर सारा पसीना क्यों उभर आया है?
सीमा ने उसे देखते हुए घबराते हुए कहा। पसीना? हाँ। राज एकदम से बौखला गया था। बौखलाए गजराज ने हाथ से अपने चेहरे पर आए पसीने के साफ करते हुए कहा, उस डेरे को देखकर तुम कुछ और सी सोच रही हो सीमा, और मैं कुछ और। तुम क्या सोच रहे हो राज? इस बीच गजराज खुद को काफी हद तक संभाल चुका था। अपने घबराहट को छुपाकर इस वक्त सीमा को बरगलाना बहुत जरूरी था। अतः उसने दिमाग को नियंत्रण में करके बोला, मैं सोच रहा हूं सीमा कि शायद ये डेरा निकलसन और उसके साथियों का ही है। ये तुम क्या कह रहे हो राज? सीमा की एकदम से रूह कांप गई। उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ गया था। सीमा पर अपनी बात का समुचित प्रभाव होता देखकर गजराज एकदम से उत्साह के साथ बोला, उन कमीनों के अलावा यहाँ इतने सन्नाटे में भला डेरा डालकर कौन रहेगा सीमा? जरूर इस डेरे में वही होंगे। आतंक के कारण सीमा सन सी रह गई थी। एकदम सी सुन पड़ गई और उसका पूरा शरीर जैसे एकदम से कुछ लोहे की स्टील की जैसे हो गया था। मगर उसे कहीं ज्यादा सन गजराज भी था। सीमा को उससे भले ही बरगला दिया हो, परंतु स्वयं अच्छी तरह जानता था कि उस डेरे से निकलसन आदि का कोई संबंध नहीं है। और यही सोच सोचकर वो मरे जा रहा था कि इस स्थान पर डेरा डालकर भला कौन रह रहा है। अपनी सारी योजना एकदम से बिखरी हुई नजर आ रही थी उसे। कांपते स्वर में सीमा ने पूछा, अब हम क्या करें राज? मेरे ख्याल से तो यही कि मैं यहां से चलना चाहिए। डरी सी दृष्टि में उस डेरे की तरफ देखते हुए गजराज ने भी सीमा से कहा, अगर वे यही है तो इनसे बचकर हम कहां जा सकेंगे? सीमा ने पूछा, कहीं भी, मगर इस डेरे से दूर। गजराज ने कहा, फायदा क्या है राज? अब तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि हम इनसे बात किए बिना और काम किए बिना, शायद उसे पूरा किए बिना इस मुसीबत से नहीं निकल सकेंगे। हम यहाँ रुके भी तो इसलिए हैं कि इनसे मिले और बात करके जाने कि हमसे क्या करना चाहते हैं। सीमा ने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर राज ने फिर से कहा। उसकी बात पर ध्यान किए बिना ही सीमा अपने ही धुन में कहती चली गई, और फिर हमारे नसीब में यह भी तो हो सकता है कि इस डेरे का निकलसन आदि से कोई संबंध ही ना हो, डेरा किसी और का ही हो, और उस हालात में हमें एक सहारा मिल जाएगा राज। सीमा की बातें बिल्कुल सत्य थी। इतना सत्य ज्यादा फिट कि उसे सीमा को बरगलाने के लिए कोई तर्क संगत बात नहीं सूझ रही थी। फिर कम से कम ये तो था कि वो जानता था कि आखिर डेरा किसका है। वो अभी भी अपने विचारों में गुम था। डेरे की तरफ मुंह करके सीमा कांपती हुई मगर जोरदार आवाज में चीखी, डेरे में कोई है क्या? फौल की गर्जना के बीच ये वाक्य सारी घाटी में गूंज उठा, मगर डेरे की तरफ से कोई चहल पहल नजर नहीं आई। जीवन का कोई हल्का सा चिन्ह तक नहीं था। वहां सुनसान स्थान पर मौजूद वो डेरा बड़ा ही अजीब एवं रहस्यमय प्रतीक हो रहा था। गुजरात को सोचता हुआ वहीं डेरे की तरफ देखता रहा। सीमा एक बार फिर से पागलों की तरह चीखी, हम आ गए हैं निकलसन, और ये जानने के लिए आतुर हैं कि आखिर तुमने हमें किस काम के लिए कैद कर रखा है। प्लीज डेरे से बाहर निकलकर हमें वो काम बताओ। घाटी की दीवारों से टकराकर सीमा की आवाज दोबारा से वहां पर सुनराई दे रही थी। बस इससे ज्यादा जवाब में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। स्वयं गजराज डेरे से बाहर निकलने वाले चेहरे को देखने के लिए बेताब हुए जा रहा था। इस बार हिम्मत करके वो भी चीख पड़ा, अगर मेरी इस आवाज के बाद भी डेरे से बाहर नहीं निकले तो हम समझेंगे कि तुम हमसे कोई काम नहीं लेना चाहते हो और अब हम तुम्हारी कैद से आजाद हैं। परिणाम वही ढाक के 3 पात। सीमा के साथ साथ चीखते हुए गजराज का गला भी कुछ लगने लगा था, और जब वे थक गए तो हाँफता हुआ सीमा ने कहा, लगता है राज की डेरे में कोई नहीं है। हाँ, ऐसा ही लगता है। गजराज के दिलो दिमाग पर छाई घबराहट कुछ कम हो गई। उस डेरे में नहीं, बल्कि शायद आसपास भी कोई नहीं, वरना हमारी इतनी सारी आवाजों में से किसी एक को सुनकर तो वो सामने आ ही जाता। मगर किसी को होना भी चाहिए। अगर यहाँ कोई नहीं है तो फिर ये डेरा किसका है? किसने और किस मकसद से इसे यहाँ गाड़ रखा है? सीमा ने उससे पूछा। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, गजराज ने कहा। मेरे ख्याल से हमें नीचे उतरकर डेरे तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो डेरा किसका है। शायद डेरे को भीतर से देखने पर कुछ पता लग जाए, सीमा ने कहा। गजराज एकदम से फिर से भौचक्का रह गया। क्या गजराज सीमा के साथ नीचे जाकर उस डेरे को देख पाएगा, या फिर वो वहीं पर सीमा को फिर से बरगलाने की कोशिश करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा।